हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रूल योर स्टॉक्स। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्केट आउटलुक पे, और जो एक ग्लोबल सेल ऑफ आया है उसके ऊपर बात करेंगे। क्या यहाँ से अब रिकवरी होगी या फिर यहाँ से और गिरेंगे, इसके ऊपर बात करेंगे। बट मुझे लगता है फॉर द टाइम बीइंग हम मेजरली जितना गिरना था वो गिर चुके हैं। यहाँ से मुझे 2 या 3% से ऊपर मैक्सिमम इंडेक्स लेवल पे करेक्शन नहीं दिखती है। हाँ, स्टॉक स्पेसिफिक मिड कैप स्मॉल कैप अभी भी बहुत जगह ओवर वैल्यूएशन है। ऐसा कुछ नहीं है कि वैल्यूएशन सही हो गई है इस करेक्शन के बाद, नहीं। अभी भी बहुत सारे मिड कैप और स्मॉल कैप है जहां पे करेक्शन कंफर्ट बिल्कुल वैल्यूएशन कंफर्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो मुझे लगता है आपको वहां पे सावधानी रखनी पड़ेगी अभी भी। अब ये वो मार्केट नहीं है जहां पे आप कहीं भी पैसा लगाते थे और पैसा बन जाता था। स्पेशली एक जो यूफोरिक माहौल बन रखा था रेलवे और डिफेंस में, और वो अब खत्म होता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं। तो अब मुझे लगता है आपको बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पे एक्चुअल में करेक्शन आ चुकी है और वो ठीक ठाक वैल्यूएशन पे आ चुके हैं। बट उससे पहले हम स्टार्ट करेंगे जहां से संकट शुरू हुआ। संकट शुरू हुआ जापान से, क्योंकि जहां पे फेड रेट कट्स की बात कर रहा है, इंडिया रेट कट्स की बात कर रहा है, वहीं जापान में रेट हाइक किया गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एक जापान में जो है मेजरली बूढ़े लोग हैं, वहां पे सोशलिस्टिक इकोनॉमी है, जिस वजह से इंटरेस्ट रेट ना के बराबर थे। तो होता क्या था, वहां के लोग लोन लेते थे और एमर्जिंग मार्केट्स में लगाया है। जापान की मार्केट्स में भी बहुत पैसा आया जिसकी वजह से लोन लेके, और जिस वजह से हुआ क्या, उनकी करेंसी पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट आया और करेंसी होने लगी डिप्रिशिएट। करेंसी लगातार जब येन डिप्रिशिएट होने लगा तो एकदम से बैंक ऑफ जापान की नींद खुलती है और वो उठ के 0.25% से अपने रेट हाइक कर देते हैं। और जो कि मुझे लगता है मोटी बुद्धि के हिसाब से अगर मैं सोचूं तो मुझे लगता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो थोड़ी बहुत इकोनॉमिक मुझे पता है इकोनॉमिक्स, तो मुझे लगता है जो भी आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके इन्फ्लेशन से कम नहीं होना चाहिए। अभी भी मुझे लगता है वहां पे बढ़ने का स्कोप है, बट वो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि वो एक सोशलिस्टिक इकोनॉमी है। वो ज्यादा पब्लिक वेलफेयर में ज्यादा सोचते हैं, यंग पॉपुलेशन वहां पे कम है। तो इस वजह से हो रहा था, जापान की येन बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट हो चुका था। और उसके बाद जैसे ही उन्होंने रेट हाइक करे और ग्लोबल मार्केट से जो पैसा निकलना शुरू हुआ, क्योंकि जो उनको उम्मीद नहीं थी कि इतना हमें रीपे करना पड़ेगा, और जैसे ही निकलना शुरू हुआ कि एक ग्लोबल सेल ऑफ आने लगा, यूएसए में पूरा असर आया। उसके बाद इंडिया में भी काफी पैसा है ऐसा जापानीज जो आज भी इन्वेस्टेड है, जिसकी वजह से एफआईआईज का लगातार सेल ऑफ आ रहा है इंडिया में। बट मुझे लगता है इंडिया की स्थिति अभी बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू अगर आप ग्लोबल मार्केट में देखेंगे, क्योंकि इंडिया के पास अपना पैसा बहुत है। इंडिया की पॉपुलेशन अभी भी ऐसे पॉइंट पर है जहां पर लोग आने वाले टाइम में और शेयर मार्केट में आएंगे, पैसा बढ़ेगा। तो लिक्विडिटी के दम पर मैं ये कह सकता हूं कि यहां पर बहुत बड़ी करेक्शन की उम्मीद बिल्कुल ना रखें इस मार्केट में। अगर मुझे लगता है कि करेक्शन कहीं आ सकती है, वो स्टॉक स्पेसिफिक आ सकती है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में कहीं ना कहीं वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है, ये बात सबको पता थी, जिसकी वजह से करेक्शन आना बहुत जरूरी था, अनिवार्य था, और जो कि आया, जो कि मुझे लगता है मार्केट के लिए एक हेल्दी साइन है। इसमें कोई घबराने वाली चीज नहीं होती। 1000 पॉइंट 25,000 की निफ्टी में 24,000 पे आना सिर्फ और सिर्फ 4-4.5% का फॉल होता है, और कोई बहुत बड़ा फॉल अभी तक नहीं हुआ है। और मुझे लगता है ज्यादा से ज्यादा 2-3% की करेक्शन यहां से आ गई तो आ गई, बट मुझे नहीं लगता इंडेक्स टर्म में बहुत ज्यादा यहाँ पे करेक्शन आने वाली है। तो आप उस हिसाब से इसको देखिए। और मुझे लगता है आपको बहुत, अब ये वो मार्केट नहीं है कहीं भी पैसा लगा दिया पैसे बन गए। आपको बहुत ही इस वैल्यूएशन का ध्यान रख के स्टॉक स्पेसिफिक रहना होगा। किन सेक्टर्स में क्या वैल्यूएशन मिल रही है, कहाँ पे क्या चल रहा है, कहाँ पे आने वाले टाइम में ग्रोथ की संभावना है, उन सेक्टर्स में आपको निवेश करना चाहिए। हाँ, हम इस वीडियो में कुछ कंपनीज को डिस्कस करेंगे जो कि मुझे लगता है काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पर आ चुकी हैं, बट फिर भी मुझे लगता है अभी खतरा टला नहीं है, क्योंकि ईरान और इजराइल का हैंगओवर अभी भी मार्केट पे अटका हुआ है। मुझे लगता है अगर कुछ भी यहां से नेगेटिव आया तो दोबारा से एक सेलिंग ट्रिगर हो सकती है। अनलेस या अंटिल यहां से कुछ नहीं आता, तो मुझे लगता है कि यहीं से एक रिबाउंड की सिचुएशन बनने लगेगी। और मुझे लगता है कि फॉर द टाइम भी आप इंडेक्स टर्म में कह सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 2% की ओर अगर आ गई, तो उससे ज्यादा की करेक्शन हम नहीं देख रहे।
बट फिलहाल मुझे लगता है आपको फिर भी स्मॉल और मिड कैप में स्पेशली बहुत चुनकर, बहुत सोच समझ कर किन्हीं पॉकेट्स में निवेश करना है। हम कुछ शेयर यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैं सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिन शेयर्स पे अब हम बात करने वाले हैं वो किसी भी तरीके से आपके लिए इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। कोई भी डिसीजन लीजिएगा अपनी सोच समझ से, अपनी रिसर्च के बाद ही लीजिएगा। इन्फ्लुएंस नहीं होना कि मैं ले सकता हूँ, ये वाला ठीक लग रहा है क्योंकि मैंने बोल दिया, क्योंकि आज मैं बोल के चला जाऊंगा अल्टीमेटली लॉस और प्रॉफिट आपका है। तो अपनी रिसर्च, अपना एनालिसिस खुद करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले। नाउ मुझे जो शेयर्स अभी के भाव पे मुझे जो मेरा व्यू है, जो मुझे ठीक लग रहे हैं, उनका कुछ मैं नाम लूंगा। सबसे पहले मुझे लगता है एनबीएफसी सेक्टर, जो कि बिल्कुल अभी फ्लेवर में नहीं है, जहां पे डिफेंस और रेलवे और इन सब में इतनी बड़ी यूफोरिक रन हो चुका है। मुझे अभी भी इन सेक्टर में ठीक लग रहा है। अगर आप लार्ज कैप में देखेंगे तो मुझे लग रहा है बजाज फाइनेंस एक बढ़िया बेट हो सकती है। स्मॉल कैप में देखेंगे, मिड कैप कह लें, आप पूना वाला फिनकॉप को देख सकते हैं। और मुझे लगता है एक स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत बढ़िया, मतलब क्लास प्रोमोटर है, जिसके मतलब IIM, IIT इस तरह के बैकग्राउंड से जो प्रमोटर बिलोंग करते हैं, और एक बेहतरीन क्षेत्र में कंपनी है, मतलब IT भी है, फार्मा भी है, सब कुछ दोनों का कॉम्बिनेशन ही मार्केट है। एक यूनिक टाइप का बिजनेस है। तो ऐसे यूनिक बिजनेस किसको मार्केट में ज्यादातर अच्छी वैल्यूएशन मिलती है। मुझे लगता है फिर भी बहुत एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। शेयर का नाम है इंडिजीन, 560 के आसपास आज ये ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये आने वाले टाइम में बहुत अच्छा कर सकती है कंपनी। तो अगेन मैं ये कहूंगा, जो भी डिसीजन लीजिएगा फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछने के बाद ही लीजिएगा। और एक और कंपनी है लेटेंट व्यू एनालिटिक्स, जिसपे हम हमेशा ही बुलिश रहते हैं। 350 रुपए पे हमने सबसे पहले अपने चैनल पर डिस्कस करी थी, और उस बात को मेरे ख्याल 10 महीने हो चुके। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 20 से 25% के रिटर्न आपको नीचे से आ चुके। बट जो लोग अभी भी इसको ऊपर लेके बैठे हैं वो आज भी इसमें फंसा महसूस कर रहे हैं। बट मुझे लगता है इस कंपनी में बहुत पोटेंशियल है, और जिस तरीके से आगे AI और डेटा एनालिटिक्स में ग्रोथ आएगी और ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं, मुझे लगता है 60 के पी मल्टीपल पे मुझे बहुत महंगी कंपनी नहीं लगती। क्योंकि मुझे लगता है आज ही मैं इसका कहीं आर्टिकल पढ़ रहा था कि कंपनी का बयान है वो 25% से ज्यादा टॉप लाइन ग्रोथ करेंगे। मुझे लगता है ग्रोथ के पैसे आप मार्केट में दे सकते हैं कहीं ना कहीं। अगर कोई भी किसी भी रीजन से ऐसे कंपनीज में करेक्शन आती है तो आपको बिल्कुल 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 उसको छोड़ना नहीं है। चाहे इंडिजीन हो, बजाज फाइनेंस हो, पूना वाला फिनकॉप हो, और आपका लेटेंट व्यू एनालिटिक्स हो, ऐसी कंपनी आपको छोड़नी नहीं है। बिल्कुल इनको पकड़ के रखना है, क्योंकि ये कंपनी कहीं ना कहीं आपको आने वाले टाइम में बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकती है। बट मुझे लगता है जो कि बहुत कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं उनको सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप में रहना चाहिए। लार्ज कैप में मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है, इस बात से कोई दो राय नहीं है कि मिड कैप और स्मॉल कैप से आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। आप आज 50,000 से नीचे क्लोजिंग दिए बैंक निफ्टी में, आप बैंक ETF उठा लो, बैंक ETF उठा लो। मुझे नहीं लगता बैंक निफ्टी में यहाँ से बहुत ज्यादा गिरावट होगी, स्पेशली जिस वैल्यूएशन पे आज HDFC बैंक ट्रेड कर रहा है वो बहुत कोई महंगी वैल्यूएशन नहीं है, क्योंकि 28% वेटेज मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में HDFC बैंक का है। अगर वो बहुत ज्यादा क्रैक डाउन नहीं होगा तो बैंक निफ्टी नहीं गिरेगा। और कोई भी बैंक ऐसा है नहीं इस वक्त जो कि बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन की तरफ जा रहा हो। हाँ, थोड़ा ICICI बैंक थोड़ा सा यूफोरिक रन की तरफ जा रहा था, बट वहां पे भी एक ठीक ठाक करेक्शन आ चुकी है। तो मुझे अभी वो भी बहुत ज्यादा यहाँ से ओवर वैल्यूड नहीं लग रहा। तो मुझे लग रहा है ओवरऑल अगर आप बैंक निफ्टी कंपोनेंट्स को देखेंगे तो बहुत ज्यादा महंगा कुछ भी नहीं है। तो आप इसलिए बैंक निफ्टी के ETF को कंसीडर कर सकते हो। अगेन हम एक कॉन्ट्राबेट और लेना चाहेंगे। मुझे लगता है कि यहाँ से जो कि इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई गई है गोल्ड में आपको निवेश देखना चाहिए, क्योंकि मुझे गोल्ड यहाँ से अट्रैक्टिव लग रहा है। अभी SG जब, क्योंकि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स की रिडम्पशन आ रहे थे, गवर्नमेंट ने बहुत चालाकी से आखिरी टाइम पे गोल्ड की इम्पोर्ट ड्यूटी घटा दी। इसमें कोई आम जनता का फायदा नहीं था, इसमें गवर्नमेंट का अपना फायदा था, क्योंकि गवर्नमेंट को अपनी लायबिलिटी कम करनी थी। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में काफी लोगों के पैसे बन चुके थे, कहीं ना कहीं उनके रिटर्न्स पर इससे डेंट आया है। बट मुझे लगता है अब जो प्राइसेस हैं गोल्ड के, क्योंकि रेट कट्स भी आने वाले हैं ऑब्वियसली, यहाँ पर अगर रेट कट्स आते हैं तो गोल्ड और सिल्वर जैसे एसेट क्लास में पैसा जाता है। तो मुझे लगता है आपको गोल्ड और सिल्वर में अपॉर्चुनिटी इनके ETF
काफ़ी रीजनेबली करेक्ट हो गए हैं, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सारा पैसा हमें इक्विटी में रखना है, आप इसको डाइवर्सिफाई करिए। आपके पास लार्ज कैप भी होना चाहिए, मिड कैप भी होना चाहिए, स्मॉल कैप भी होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास कुछ ETFs भी होने चाहिए। इवन मैं तो ये भी प्रेफर करता हूँ कि आज अगर आप हांगकांग की मार्केट देखेंगे, हमने ईयर के स्टार्टिंग में कॉन्ट्रा बेट ली थी कि हैंगसेंग इंडेक्स हमें काफी ठीक लग रहा है एज कम्पेयर टू इंडिया के। उसके पीछे हमने रीजंस भी बताए थे, क्योंकि उस टाइम पे हैंगसेंग इंडेक्स 225-30 पे ट्रेड कर रहा था, और आज इतनी गिरावट होने के बाद भी 270-80 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर दोबारा एक बार पोजीशन बनाई जा सकती है। अगेन, जो भी डिसीजन लीजिएगा अपनी सोच समझ से लीजिएगा, क्योंकि इंडिया का बाजार काफी प्रीमियम बाजार है एज कम्पेयर टू चाइना, और चाइना की GDP हमसे 4 गुना है। हमको ये बात नहीं भूलनी चाहिए। ये बात सच है कि हमारी मार्केट सिर्फ और सिर्फ इस वक्त लिक्विडिटी के दम पे चल रही है, क्योंकि लिक्विडिटी बहुत है। मतलब काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि अनरीजनेबल वैल्यूएशन पे यहाँ पे चल रहे हैं, तो आपको बहुत ही समझ के और सोच के कोई भी डिसीजन यहाँ पे लेना पड़ेगा, कहाँ पे निवेश किया जाए और कहाँ पे नहीं। अगेन, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।